हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। मेरा नाम समता है और क्लास 7th में बच्चों आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, जो है आपका पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में। तो अब कल हमने थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और आगे हम अपना यही सेशन कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, क्लास 7th में जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है आपका पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में। तो उस चैप्टर में आप लोग पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कि तूफान या तड़ित, झंझा और चक्रवात ये कैसे बन जाते हैं। तड़ित, झंझा या चक्रवात कैसे बनते हैं उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। और मैंने आपको बताया कि लो प्रेशर सेंटर जो होता है साइक्लोन का, वो आपका आई ऑफ द साइक्लोन कहलाता है। और वो बहुत उस जगह पे कोई बहुत ज्यादा तूफान जैसी स्थिति नहीं होती है, उसके आसपास जो होता है वो तूफान होता है ना। तो अब कल हमने तड़ित, झंझा और चक्रवात के बारे में जाना कि तड़ित झंझा कैसे आते हैं, चक्रवात कैसे आते हैं। कुछ और तथ्य हैं जो हम साइक्लोन्स के बारे में हमें जानना था बच्चों। वो था कि जो साइक्लोन की हाइट होती है, द हाइट ऑफ अ साइक्लोन वेरीज फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर तक की हाइट इसकी हो सकती है। और उसके बाद साइक्लोन क्या है? साइक्लोन इज अ whirl of light mass of air in साइक्लोन जो है वो लाइट मास है। साइक्लोन जो है वो लाइट मास है और साइक्लोन इज अ whirl ऑफ लार्ज मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। साइक्लोन क्या है कि आप उस शब्द को समझिए, जैसे चक्रवात। चक्रवात का मतलब वायु का चक्र बन रहा हो, यानी कि जो हवा है वो बहुत तेजी के साथ ऊंचाई की ओर, ऊपर की ओर उठ रही हो और साथ में चक्राकार आकार में वो घूम रही हो बहुत तेजी से। तो उस प्रकार के तूफान को हम क्या कहते हैं? चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। वही बताने की कोशिश करें कि साइक्लोन इज अ whirl ऑफ अ लार्ज मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। समझ में आया? और दूसरा क्या है? द साइज ऑफ द आई ऑफ अ साइक्लोन में एक्सटेंड फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 65 किलोमीटर इन डायमीटर, यानी कि जो आई ऑफ द साइक्लोन साइज होता है वो 30 किलोमीटर से 65 किलोमीटर के व्यास तक का हो सकता है। The large mass of air containing clouds in a cyclone may extend up to 150 kilometers with wind speed of about 150 kilometer to 250 kilometer per hours। यानी कि जो चक्रवात, आप केवल इन जो बच्चों ये बताया जा रहा है कि कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक के व्यास का आई ऑफ साइक्लोन हो सकता है और कितनी ऊंचाई तक उठ सकता है, हाइट ऑफ अ साइक्लोन कितना हो सकता है, इस चीज को केवल सुन करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह होता होगा। जो चक्रवात होता होगा वो कितना भयावह होता होगा और किस तरह से ये तबाही फैलाता होगा, विनाश करता होगा, उसके बारे में आपको समझ में आ ही रहा होगा। किसी चक्रवात का जो केंद्र होता है, हम आई ऑफ द साइक्लोन के बारे में बात करेंगे कि चक्रवात की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। बहुत तेज वायु का गोल चक्कर खाते हुए ऊपर की ओर उठना जो है वही चक्रवात कहलाता है। तो किसी चक्रवात का जो केंद्र होता है वो एक शांत क्षेत्र होता है। इसे क्या कहते हैं? आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं या झंझा नेत्र कहते हैं। तो कोई विशाल चक्रवात जो है वो वायुमंडल में क्या करता है? वायु का तेजी से मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी से घूमने वाला, घूर्णन करने वाला पिंड होता है जो पृथ्वी तल से कम 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थित होता है। और
चक्रवात का जो नेत्र है, जिसे आप आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं, जिसको मैं कह रही हूँ कि ये शांत क्षेत्र होता है, इसका व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक हो सकता है। इस जगह पे क्या होता है, यहाँ पे बादल नहीं होते, ये बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और यहाँ पे पवन का वेग भी न्यूनतम होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के आसपास लगभग 150 किलोमीटर तक के बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन, या कह सकते हैं 150 से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलने वाली हवा और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। तो इस क्षेत्र से जो दूर जाते हैं तब पवन का वेग धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। और चक्रवातों की उत्पत्ति का जो प्रक्रम है बच्चों, वो अत्यधिक जटिल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको एक डायग्राम के माध्यम से ऊपर इसको समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से वो चक्रवात उठते होंगे, किस तरह से, ये इस तरह से एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे आई ऑफ द साइक्लोन है, तो यहाँ पे शांत क्षेत्र है और इस तरह से ये कम दबाव वाले स्थान पे इस तरह से चक्रवात बनता है, जिसमें क्या होता है, अब चक्रवात को आप इजीली बस इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत तेज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा जो है वो गोल गोल चक्कर लगाती है और बहुत ऊंचाई तक उठती है, तो उसी को आप चक्रवात कहते हैं। और चक्रवात से होने वाला विनाश जो है बच्चों, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा के तट पे चक्रवात आया था, तो उसने कितनी बड़ी तबाही मचाई थी। तो कुछ साइक्लोन्स जो हैं उनको जब आप बात करते हैं, हरिकेन्स कहा जाता है और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इन्हें टाइफून्स कहा जाता है। साइक्लोन्स आर कॉल्ड हरिकेन्स इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड टाइफून्स इन फिलीपींस एंड जापान। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में साइक्लोन्स को क्या कहा जाता है, इसी साइक्लोन को ही हरिकेन कहा जाता है, और फिलीपींस और जापान में इसी साइक्लोन को या चक्रवात को टाइफून्स कहा जाता है। यानी कि ये चीजें एक ही हैं, बस खाली नाम अलग अलग हैं। चक्रवात जो है उसको विश्व के अलग अलग भागों में विभिन्न अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में या अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसे हरिकेन कहते हैं और फिलीपींस और जापान में यही चक्रवात या साइक्लोन टाइफून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चक्रवात को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द जनरेशन ऑफ साइक्लोन्स, क्या क्या कारक हैं? वो कारक हैं बच्चों आपकी आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, और दूसरा आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान। ये दो चीजें हैं, यही साइक्लोन को अफेक्ट करती हैं। तो जो चक्रवातों के द्वारा होने वाला विनाश है बच्चों, वो भी बहुत बड़ा होता है। पहले हम इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसको क्या, विंड स्पीड यानी पवन की स्पीड जो है, हवा की जो स्पीड है वो उसको अफेक्ट करती है, और हवा की दिशा इसको अफेक्ट करती है। Why are cyclones destructive? साइक्लोन्स जो है वो डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं? चक्रवात जो है वो विनाशकारी क्यों होते हैं या साइक्लोन्स डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट मेक साइक्लोन्स डिस्ट्रक्टिव, क्या क्या डिस्ट्रक्टिव क्या कारक हैं जिसके कारण वो इतना ज्यादा विनाशकारी हो जाता है। एक तो पहला है बच्चों हाई विंड स्पीड, यानी कि जो उस समय जो पवन का वेग होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। विंड स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 150 किलोमीटर्स टू 250 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि आप ये सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि 250 किलोमीटर दूर कोई शहर है, वहां पे केवल 1 घंटे में 250 किलोमीटर पहुंच जाता है अगर हवा, तो रफ्तार कितनी ज्यादा तेज होगी, यानी कि किसी ट्रेन की रफ्तार से दोगुनी ज्यादा रफ्तार, वो कितनी ज्यादा तेज रफ्तार हो गई। विंड स्पीड आप केवल इमेजिन कर सकते हैं कि विंड स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 150 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर आप स्पीड का अंदाजा ऐसे लगाइए कि मान लीजिए 150 किलोमीटर की यात्रा हमें करनी है और हम कार में बैठ के जा रहे हैं,
तो 150 किलोमीटर पहुंचने में हमको कम से कम अगर हम लगातार एक कंटिन्यूअस स्पीड पे चलाते रहे अपनी कार को, तो कम से कम हमें 2.5 घंटे लगेंगे पहुंचने में। 150 किलोमीटर को पार करने में कम से कम 2.5 आवर लगेंगे। तो आप ये सोचिए कि 150 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंचना हो, स्पीड कितनी ज्यादा हाई होगी। तो उसी हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि विंड स्पीड जो है वो 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो वो इतनी ज्यादा रफ्तार होती है उसकी कि वो अपने आप से इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो डिस्ट्रॉइंग हाउसेस, क्रॉप्स, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स एंड कम्युनिकेशन लाइंस, यानी कि वो इन सब को विनाश करने की क्षमता रखती है। उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो वो घरों को जिस तरफ जाती है उस तरफ ही विनाश करते हुए नजर आती है। हाई विंड स्पीड ही साइक्लोन के डिस्ट्रक्टिव होने का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा उसका कारण क्या है बच्चों? लो प्रेशर। लो प्रेशर जो है, हाई विंड स्पीड एंड वेरी लो प्रेशर कंडीशंस ऐसी हैं। लो प्रेशर यानी कि वहां पे दाब जो है, दबाव जो है वायु का, वो बहुत कम हो जाएगा। हाई विंड स्पीड्स एंड वेरी लो प्रेशर कंडीशंस स्पेशली अराउंड द आई ऑफ द साइक्लोन cause the ocean water to rise as high as 3 to 12 meters। जो समुद्र की लहरें हैं, समुद्र की लहरों को बहुत ऊंचा उठा देती हैं, जो 3 मीटर से 12 मीटर तक ऊपर जा सकती हैं लहरें। This rise in the ocean water submerges the low lying areas near the shore, यानी कि समुद्र के किनारे पर जो एरियाज हैं उन पे बहुत ज्यादा डैमेज इसीलिए हो जाता है, जीवन का और प्रॉपर्टी का भी डैमेज होता है। समुद्र के किनारे पर बसने वाले जो लोग हैं वो चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, और फर्टिलिटी भी प्रभावित होती है। वहां की जमीन की जो मृदा है, मृदा का जो ऊपर का भाग है एकदम सॉइल का, जिसको आप एकदम ह्यूमस कहते हैं, उसको क्या करता है, सलीन वाटर लेके चला जाता है अपने साथ, क्योंकि बहुत दूर तक समुद्र की लहरें आती हैं और वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को भी बहा ले जाती हैं। उसके बाद तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों हैवी रेन, बहुत तेज वर्षा होती है। साइक्लोन्स आर अकम्पनीड बाय हैवी रेन। जब साइक्लोन्स आते हैं तो बहुत ज्यादा तेज क्या होती है, बारिश होती है। इट रेन्स कंटिन्यू फॉर लॉन्गर पीरियड्स, इट कॉजेज फ्लड्स। कभी कभी इतनी ज्यादा वर्षा होती है, इतनी ज्यादा बारिश होती है कि वो बाढ़ का कारण बन जाती है। उसी तरह से टॉर्नेडोज होते हैं। टॉर्नेडोज आर ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव विंड्स। ये जो है टॉर्नेडोज, ये भी विनाशकारी प्रवृत्ति के होते हैं, बट आर स्मॉलर इन साइज, लेकिन ये चक्रवात से छोटे होते हैं। वायलेंट टॉर्नेडोज कैन हैव विंड स्पीड ऑफ ओवर 300 किलोमीटर पर आवर। अगर टॉर्नेडो जो है वो बहुत ज्यादा विनाशकारी रूप में हो तो उसकी विंड की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हो सकती है ना। एक इसमें कुछ आपको कुछ तथ्य दिए गए हैं, कुछ आपको एक आंकड़े दिए जा रहे हैं। वो ये कि डू यू नो दैट अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 पीपल डाइड इन अ साइक्लोन दैट हिट बांग्लादेश इन 1991। यानी कि एक इतिहास का एक तथ्य आंकड़ा दिया जा रहा है कि आंकड़ा ये है कि साइक्लोन ने एक बार 1991 में साइक्लोन आया था, चक्रवात आया था बांग्लादेश में, जब 1,40,000 लोग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, यह जीवन का क्षय हुआ था। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वो चक्रवात रहा होगा। एक और चक्रवात के बारे में बात हो रही है, द साइक्लोन दैट हिट द स्टेट ऑफ उड़ीसा इन 1999 destroyed 17,110 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ क्रॉप लैंड। यानी कि कितने बड़े स्क्वायर किलोमीटर में क्रॉप लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था साइक्लोन ने उड़ीसा में। इसके बारे में बात हो रही है। तो इसके बारे में बात करके बच्चों केवल ये अंदाजा लगा रहे हैं हम कि कितना ज्यादा क्षयकारी या विनाशकारी होते हैं ये चक्रवात और ये तूफान। अप्रोक्सीमेटली 25 lakhs domestic animals died and the total loss of property was estimated to be about $4.5 billion। यानी कि इतनी ज्यादा नुकसान हुआ था। 10 high speed winds are capable of causing large scale destructions।
since their occurrence cannot be controlled, therefore knowledge of safety measures is of utmost importance. यानी कि सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं जो आपको रखने चाहिए, तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। चक्रवात जो होते हैं बच्चों, वो काफी विनाशकारी हो सकते हैं। जो बहुत तेज हवा होती है वो क्या करती है, समुद्री जल को तटों की तरफ धकेलती है। भले ही चक्रवात समुद्र के किनारे से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर हो, लेकिन ये चक्रवात के आने का पूर्व संकेत होता है। अगर बहुत तेज तेज लहरें उठने लगे तो ये चक्रवात के आने का पूर्व संकेत होता है। मैं आपको अपनी एक घटना बताती हूँ कि बारिश के मौसम में एक बार मुंबई के सी शोर पे हम लोग, क्या हुआ था कि नेवी के शिप्स को देखने के लिए गए हुए थे, तो वहां पे नेवल फोर्स से ये ऑर्डर आए कि शिप्स को क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए समुद्र के पानी में। क्यों? क्योंकि टकराव इतना तेज होता है कि वो इतनी बड़ी शिप्स को भी डैमेज करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उसको पानी में छोड़ दिया जाता है। तो शिप्स को उस समय पे जट्टी पे नहीं बांधा जाता, पानी में छोड़ दिया जाता है ताकि शिप्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अब चक्रवात कितने ज्यादा विनाशकारी होते होंगे ये आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो पूर्व संकेत होते हैं उससे थोड़ा सा बचने की कहीं कहीं संभावनाएं होती हैं। तो पवन द्वारा जो उत्पन्न होने वाली ये जल की लहरें हैं, ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है अगर वो उसके क्षेत्र में आ जाए। चक्रवात का जो नेत्र होता है, आई ऑफ द साइक्लोन होता है, वो निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में क्या होता है, जल सतह बहुत ऊंचाई तक उठ जाता है, जो ऊंचाई आपकी 3 से 12 मीटर तक की हो सकती है। और ऐसा लगता है कि मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती हुई आ रही है। जैसे जब भी बच्चों समुद्र की लहरें उठती हुई आपने देखी, तो बहुत बार देखा है कि जल की लहरें क्या होती हैं, वो उठती हैं और उठ करके फिर वापस गिरती हैं, तो एक चक्र जैसा बनाती हैं। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि तटीय क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर जाता है और जीवन संपत्ति की गंभीर हानि होती है। इससे मृदा की उर्वरता भी कम हो जाती है, और जब लगातार वर्षा होने लगती है तो बाढ़ की स्थिति को और भी कह सकते हैं कि और भी ज्यादा भयावह बना देती है, और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो इस तरह से अब किसी जो टॉर्नेडो की बात है, तो टॉर्नेडो क्या है बच्चों की, टॉर्नेडो हमारे देश में बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। टॉर्नेडो जो है वो ज्यादातर विदेशों में आते हैं, जहां पे हमारे देश में टॉर्नेडो नहीं, चक्रवात तो आते हैं पर हमारे देश में टॉर्नेडो नहीं आते। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं, जैसे फनल शेप्ड बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी जो संरचना होती है वो आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि आकाश से जमीन की तरफ आ रही है। तो टॉर्नेडो कभी कभी बहुत ज्यादा विनाशकारी हो जाते हैं। ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर सकते हैं, और टॉर्नेडो जो है वो चक्रवातों के अंदर भी बन जाते हैं कभी कभी। तो चक्रवातों के लिए जो पूर्वी तट है भारत का, वो थोड़ा सा ज्यादा संवेदनशील है। जैसे कि आपने बांग्लादेश के बारे में पढ़ा, तो वो संवेदनशील है। तो कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो उस समय पे फॉलो किए जाते हैं। वो क्या कर सकते हैं आप, पे हीड टू द वार्निंग्स ब्रॉडकास्टेड बाय द अथॉरिटीज ओवर द रेडियो एंड टेलीविजन, यानी कि रेडियो और टेलीविजन पे अगर अनाउंसमेंट किया जा रहा है तो उस अनाउंसमेंट पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला यही है। उसके बाद क्या है, फ्लड्स कॉज डैमेज टू द रोड्स। फ्लड जो है वो सड़कों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने में कुछ व्यवस्थाएं हैं जो सहायक हो सकती हैं। जो सरकारी और सामाजिक स्तर पे व्यवस्था है वो ये है कि चक्रवात का पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा पर ध्यान देना चाहिए। Floods cause damage to the roads, therefore all roads in flood hit regions should be avoided. तो ऐसी जगहों पे ऐसी सड़कों को अवॉइड करना चाहिए। सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्रातिशीघ्र चेतावनी देने के लिए संचार व्यवस्था होनी चाहिए।
और चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण करना चाहिए, जो कि सरकारों के द्वारा किया जाता है समय समय पे। हमें मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दूरदर्शन, रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से जो प्रसारित की जाने वाली चेतावनियां हैं, मौसम का पूर्वानुमान है, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू सामान, पालतू पशुओं और वाहनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए समय से प्रबंध भी करने चाहिए। Necessary arrangements should be made for the shifting of domestic animals, vehicles, household goods from cyclone hit areas to safer areas. Emergency phone numbers of services like police, fire brigade and medical centers should be known by all members of the family. यानी कि सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे कि पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची परिवार के सभी सदस्यों के पास होनी चाहिए। मतलब वो या याद भी हो सकती है या सूची को अपने पास भी वो सेफ रख सकते हैं। और कुछ प्रिकॉशंस हैं जो चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो वो लेने पड़ते हैं। वो प्रिकॉशंस क्या क्या हैं कि फ्लड्स फॉलो साइक्लोन्स, चक्रवात जो है वो हमेशा चक्रवात के बाद बाढ़ आ जाया करती है। देयरफॉर मूविंग टू अ हायर एल्टीट्यूड एरिया इज रिकमेंडेड इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्लड्स। तो यानी कि बाढ़ से बचने के लिए उस समय पे हमें थोड़ा सा ऊंचाई वाले स्थानों पर चले जाना चाहिए। गोइंग आउटसाइड द हाउस particularly to the sea shore should be avoided during a cyclone। जब भी चक्रवात आ रहा हो, चक्रवात का समय हो, तो कोई बेवकूफ ही आदमी होगा जो समुद्र के किनारे की सैर करने जाएगा। तो बिना किसी खास जरूरत के समुद्र के किनारों पर भी नहीं जाना चाहिए। Previously stored water should be used for drinking as water during cyclones may be contaminated। पहले से पीने के पानी का ही उपयोग करना चाहिए और क्योंकि उस समय पे जो पानी है वो संदूषित हो सकता है और आपात स्थिति के लिए पेयजल को स्टोर करके रखना चाहिए। Emergency supplies such as water and food, first aid kits should be stored by people living in cyclone prone areas। यानी कि साइक्लोन वाले एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको फर्स्ट एड किट्स और खाने पानी का सही तरीके से संचय करके रखना चाहिए, क्योंकि समय का पता नहीं होता कि कब चक्रवात आ सकता है। उसके अलावा गीले स्विच और खंभों से टूट के गिर गए बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए। केवल मनोरंजन के लिए बाढ़ और चक्रवात प्रभावित क्षेत्र को घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। अब बचाव दलों पर बहुत दबाव होता है तो अनावश्यक तौर पे बचाव दलों से कोई मांग भी नहीं करनी चाहिए और उस समय हेल्पिंग मोड में रहना चाहिए। अगर किसी को आपके सहायता की जरूरत है जिससे उसका कुछ भला हो रहा हो तो सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन साइक्लोन प्रोन एरिया इज रिकमेंडेड और ये सरकार के द्वारा किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज दैट कैन विथस्टैंड साइक्लोन शुड बी एनकरेज्ड वेयर इन प्लाईवुड कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ग्लास टू मेक द विंडोज। और कहीं कहीं कांच की जगह पे प्लाईवुड का भी यूज किया जा सकता है। Broken switches and wires should not be touched during a cyclone as these can cause electric shock। यानी कि अगर टूटी हुई स्विचेस हैं या नंगे तार हैं तो उनको छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो बच्चों, आज के चैप्टर में आप सभी ने चक्रवात और तूफान के बारे में जाना, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ऐसे समय पे वो आपने जाना। तो आपकी जो एज है उसमें इन सब सावधानियों के बारे में आप लोग जाने और एक हैबिट बनाएं। आपातकाल के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।